दोस्तों आज है 24 सितंबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इन खबरों की हेडलाइन की। दोस्तों ईरान के सुप्रीम लीडर का आया बयान। खामनेई साहब ने साफ कहा उनका देश किसी भी तरीके के दबाव में नहीं आएगा, किसी भी तरीके के दबाव में नहीं झुकेगा। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि कनाडा गाजा को $400 मिलियन से अधिक की मदद देगा। दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है इसके बाद। न्यूयॉर्क में चल रही यूएन की बैठक में कतर, जॉर्डन और तुर्की के नेताओं ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर जमकर निशाना साधा। एक और खबर आ रही है दोस्तों इसके बाद। इजराइल ने हमास के ऊपर लगाया आरोप, कहा हमास नहीं करना चाहता है सीज फायर और हमास ने दिया इसका करारा जवाब। तो ये सारी बड़ी खबरें आज की एक एक करके मैं आपके सामने सारी खबरों को रखूंगा। तो आप अगर वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें उससे पहले। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की सच्ची, पक्की और बड़ी खबरें। तो ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए चलिए पहली खबर पर हम बात करते हैं। दोस्तों पहली खबर है ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर। उन्होंने क्या बयान दिया है, क्या कहा है, चलिए पूरी डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। क्या ईरान और अमेरिका की बातचीत हमेशा के लिए बंद हो चुकी है? दोस्तों क्या दबाव डालकर किसी देश को झुकाया जा सकता है? आज हम आपको बताएंगे ईरान के सर्वोच्च नेता, सुप्रीम लीडर जो है, उनका ताजा बयान क्या आया है, उन्होंने क्या बोला है इसको लेकर। दरअसल मंगलवार यानी मंगल को ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई साहब ने कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत ईरान के हित में नहीं है और ये सिर्फ एक डेड एंड साबित होगी। खामनेई साहब ने साफ कहा है कि उनका देश किसी भी दबाव में आगे नहीं झुकेगा। उनका कहना था कि विकास और ज्ञान को धमकियों में ख़त्म नहीं किया जा सकता। ईरान का मानना है कि ये उसकी मेहनत और वैज्ञानिक उपलब्धि है जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने खुलकर कहा कि ये हमारी मेहनत है, इसको कोई नष्ट, कोई ख़त्म नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी बाहरी शक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो ईरान की मेहनत से हासिल की गई उपलब्धियों को ख़त्म करने की मांग करे, ख़त्म करने की कोशिश करे। उन्होंने खुलकर बोला है कि हम किसी के दबाव में नहीं हैं। इसी बीच यूरोपीय देशों और ईरान के बीच बातचीत जारी है। 27 सितंबर तक अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं ईरान के ऊपर। ईरान के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि यूरोपीय देशों के साथ चर्चाएं आगे भी चलती रहेंगी। दोस्तों ये रिपोर्ट छपी है राइटर्स में, एपी न्यूज़ में और भी कई सारे चैनल में इसको छापा, जैसे अल जजीरा, अल अरबिया और द टाइम्स ऑफ इसराइल। इन सब चैनलों ने इस न्यूज़ को कवर किया है, उनके हवाले से हमने आपको बताया। तो दोस्तों अब बड़ा सवाल यह है, क्या 27 सितंबर से पहले कोई समझौता हो पाएगा या फिर एक बार फिर प्रतिबंध लगेंगे और हालात और कठिन हो जाएंगे? दुनिया की नज़र अब आखिरी मौके पर टिकी हुई है। आपको क्या लगता है दोस्तों, बातचीत आगे बढ़ेगी या रुक जाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर रखना, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। कमेंट करके जरूर बताना। चलिए दोस्तों अब मैं आपको लिए चलता हूँ आज की दूसरी खबर में, और ये खबर भी आपके लिए सुनना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को छोड़कर मत जाना, सारी खबरें आज की इंपॉर्टेंट है, ये खबर भी आज की इंपॉर्टेंट है। दोस्तों दुनिया अब नए बदलाव की तरफ बढ़ रही है। कनाडा ने एक बड़ा ऐलान किया है जिससे वेस्ट बैंक और गाजा की तस्वीर बदल सकती है। आइए जानते पूरे मामला क्या है, ये पूरी खबर क्या है। मैं आपको तफसील से बताता हूँ, डिटेल से बताता हूँ क्या खबर है ये। दरअसल हुआ क्या है, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी जो हैं, उन्होंने मंगल को कहा है कि कनाडा वेस्ट बैंक और गाजा को $400 मिलियन से अधिक की मदद देगा। जी हाँ दोस्तों, और इसमें से $27 मिलियन खास तौर पर न्यायिक व्यवस्था, सरकारी ढांचे, यानी जैसे सरकारी जो वर्क होते हैं, सरकारी जो काम होते हैं, उनको मजबूत करने के लिए खर्च किए जाएंगे कनाडा की तरफ से, सुधार, देश को सुधार के लिए। ये बोला है कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने। और कनाडा ने इस हफ्ते आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता भी दी है, एक आज़ाद फिलिस्तीन के रूप में मान्यता भी दी है। इसके साथ ही ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने भी ऐसा ही कदम उठाया। प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा है ये कदम उस समाधान को मजबूती देगा जिसमें दो देशों की शांतिपूर्ण सह अस्तित्व देखा गया, मतलब दो देश अलग अलग होकर शांति से रह सकते हैं। उनका कहना था कि ये समर्थन उन रुकावटों का जवाब है जिनकी वजह से लंबे समय से शांति स्थापित नहीं हो पा रही है। और ये रिपोर्ट छपी है दोस्तों, एपी न्यूज़ और राइटर दोनों में इसको छापा गया, उसके हवाले से ये रिपोर्ट मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों अब सवाल ये है, क्या कनाडा और बाकी देशों का ये फैसला आने वाले समय में शांति की नई राह खोलेगा या फिर हालात पहले ही जैसे रहेंगे? दुनिया की नज़र अब आगे की घटनाओं पर टिकी हुई है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ आज की तीसरी खबर, और ये भी इंपॉर्टेंट खबर है। क्या संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की बैठक अब नए टकराव का मंच बन चुकी है? जी हाँ दोस्तों, कतर, जॉर्डन, तुर्की के नेताओं ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर जमकर निशाना साधा है।
लेकिन इंडोनेशिया ने बिल्कुल उलट बयान दिया है। आइए जानते हैं पूरी कहानी, पूरी डिटेल क्या है इस खबर की, पूरी तफसील से मैं आपको बताता हूँ। दरअसल न्यूयॉर्क में चल रही यूएन की मीटिंग की बैठक में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने कहा है कि इजराइल ने बातचीत की जगह टकराव का रास्ता चुना, मतलब बातचीत करने की बजाय टकराव का रास्ता चुना है। उन्होंने आरोप लगाया कि 9 सितंबर को दोहा में हुआ हमला असल में बंधक समझौता वार्ता को रोकने की कोशिश थी, जिसमें कतर मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा था, मतलब बीच की भूमिका निभा रहा था, बातचीत का सिलसिला दोनों के बीच बना रहा था। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने भी अपने भाषण में लगभग पूरा समय इजराइल सरकार की नीतियों की आलोचना में दिया। उनका कहना था कि ये नीतियां पड़ोसी देशों की सीमाओं को चुनौती देती हैं। तुर्की के राष्ट्रपति जो एर्दोगान, उन्होंने भी एंटोनियो गुटरेस ने भी ऐसे ही विचार रखे। इन दोनों ने, तुर्की राष्ट्रपति और एंटोनियो गुटरेस जो यूएन के चीफ हैं, उन्होंने। लेकिन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने बिल्कुल अलग रुख अपनाया। उन्होंने कहा दुनिया को इजराइल की सुरक्षा का सम्मान करना चाहिए और अपने भाषण का अंत शालोम शब्द से किया, जो शांति का संदेश देता है। तो दोस्तों, एक ही मंच पर 3 अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। कतर और जॉर्डन का कड़ा विरोध, तुर्की और यूएन का समर्थन और इंडोनेशिया का शांति का संदेश। अब सवाल यह है, क्या ये मतभेद आने वाले दिनों में किसी समाधान की ओर ले जाएगा या फिर हालात और उलझते चले जाएंगे? चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आज की चौथी और ये भी इंपॉर्टेंट खबर है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो ये खबर भी छोड़कर मत जाना, क्योंकि ये खबर भी इंपॉर्टेंट खबर है। क्या सच में गजा में तनाव खत्म होने से रोक रहा है हमास, या फिर इसके पीछे कोई और ताकत है? आज हम आपको बताएंगे कि हमास ने ट्रंप के आरोपों का क्या जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, हमास के ऊपर जो आरोप लगाए गए उसका क्या जवाब दिया, चलिए मैं आपको पूरी डिटेल से खबर बताता हूँ क्या मामला है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में यानी यूएन की मीटिंग में भाषण देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास गाजा में संघर्ष विराम यानी सीजफायर को रोक रहा है। उनका कहना था कि हमास बंधकों को छोड़ने और युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब हमास ने साफ साफ बयान दिया है। उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसको खारिज कर दिया हमास ने और कहा है कि वो कभी भी सीजफायर के रास्ते में रुकावट नहीं बने, बल्कि असली रुकावट इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो हर समझौते को रोक रहे हैं और तनाव को आगे बढ़ा रहे हैं। हमास ने बयान में कहा है कि अमेरिका और दुनिया जानती है कि असली रुकावट नेतन्याहू की सरकार है, जो बार बार शांति की कोशिशों को नाकाम करती है। हमने पहले भी समझौता किया था, हमने पहले भी जो है अमेरिका ने जो राय रखी थी उस पर विचार कर रहे थे हम, लेकिन इजराइल ने एक कतर पर हमला करके ये बता दिया कि समझौता इजराइल नहीं चाहता है। तो हमास ने अपना बयान ये दिया है। दोस्तों, ये जो बयान है, ये जो खबर है, ये छपी है एजेंस फ्रांस प्रेस की रिपोर्ट में, छापा गया है इसको, और कई सारे इंटरनेशनल न्यूज़ वेबसाइट पर भी इसको छापा गया, और द टाइम्स ऑफ इजराइल जो है उस अखबार में भी, उस न्यूज़ चैनल में भी इसको छापा गया। उसके हवाले से मैंने ये रिपोर्ट आपको बताई है। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल है, क्या गाजा की जंग को जारी रखने की असली वजह हमास है या फिर नेतन्याहू की सरकार है? हमास का दावा है कि अगर इजराइल रुकावट न डाले तो सीजफायर तुरंत हो सकता है। आप अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर रखना, आपकी नज़र में कौन सही है? हमास जो कह रहा है, जिसको उसने कभी सीजफायर नहीं रोका, या फिर नेतन्याहू जिस पर पूरी दुनिया उंगली उठा रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर रखना, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर भी करना। दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो एक एक करके हमने आपको बताई। हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी दुनिया की सच्चाई और दुनिया के हालात अपनी असली नज़र से समझना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए और सच को फैलाने के लिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।